नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी की एनसीईआरटी समरी की क्लास 11th की। तो उसका चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम अपने बेस को बनाएंगे। चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसका परिचय डिस्कस करेंगे। चुनाव और लोकतंत्र की बात करेंगे और भारत में चुनाव व्यवस्था की बात करेंगे। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियरफाई करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जितनी भी मैं ये जो 11th क्लास की जो सीरीज़ है पॉलिटी की, इसको सिर्फ मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स को टारगेट करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि पहली बात यह है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। ठीक है, और साथ साथ में कि क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी के लेवल की इस वीडियो को कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ी सी निराशा हो सकती है। मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स या जो स्टेट पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अपने पॉलिटी के सेक्शन में, तो वो वहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हमने देख लिया। तो आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर को भी हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। ये बेस इसलिए स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है क्योंकि जब भी अगर आप कोई भी चीज याद करें या समझें तो आपको उनके मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं चुनाव का मतलब क्या होता है। किसी को चुनना। देखिए, जैसे हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो हम अपने शासकों का चुनाव करते हैं, उनको चुनते हैं और फिर वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि हमने जिनको चुना है वो हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन दोनों कीवर्ड्स को हम और भी विस्तार से समझेंगे। पहले ये जानते हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है। इन दोनों कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोग अपने शासकों को चुनते हैं और ये शासक क्या करते हैं, उस राज्य के ऊपर जो है शासन करते हैं। ठीक है, अब शासक अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ कानून बनाते हैं, कुछ नीतियां बनाते हैं, जैसे कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं और कुछ कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। जैसे अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, अपने लोगों को जो है अपने नागरिकों को स्वास्थ्य देने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, सभी लोगों को कानून और नियम का पालन करवाने के लिए कुछ कानून और नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यदि वो नियम ठीक से नहीं बनाए गए, यदि उनमें भ्रष्टाचार होता है तो हमारे नागरिकों को ये अधिकार है कि हम अपनी सरकार की आलोचना कर सकें। देखिए, यदि उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ, जैसे सपोज कि किसी के लिए जो है 1 लाख रुपए खर्च करने थे लेकिन सरकार ने भ्रष्टाचार किया और उस चीज के लिए जो है 10 लाख रुपए खर्च किए गए, तो हमारे नागरिकों को जो है लोकतंत्र में आलोचना करने का अधिकार होता है। अब हमारी जो सरकार है वो जवाबदेह होती है। जवाबदेह का मतलब होता है कि हमारी सरकार जो है, अगर उनसे कोई सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार उसका जवाब देती है। ये जो आलोचना होती है ये लोग भी करते हैं और मीडिया भी करती है। जैसे आप देखते हैं टीवी पर जो मीडिया है वो आलोचना करती है और लोग जो है वो भी आलोचना करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र में शासक जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनको जो है चुना जाता है, वो हम पे शासन करते हैं। वो हम पे शासन करने के लिए कुछ कानून और नियम बनाते हैं। यदि नियम कानून ठीक नहीं होते तो उनकी आलोचना की जाती है, मीडिया आलोचना करती है, लोग भी करते हैं। और जो हमारे शासक होते हैं वो जो है जवाबदेह होते हैं, वो जवाब देते हैं उन चीजों का। यदि हमारी सरकार को वो ठीक से नहीं चलाते तो 5 सालों के बाद उनको बदला जा सकता है। ठीक है, ये तो हुआ लोकतंत्र। इसका मतलब है लोगों का नियंत्रण है अपने शासकों के ऊपर। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि लोकतंत्र से पहले क्या हुआ करता था, पहले एक ऐसा राज्य हुआ करता था, वहां पर शासक क्या करता था, इस राज्य को चलाता था। ठीक है, शासक अपनी शक्ति के बल पर राज्य करता था। वहां पर लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होता था। इलेक्ट मतलब चुना नहीं जाता था, बल्कि उसके पास शक्ति है, शक्ति ज्यादा है तो भैया वो शासन करेगा। यदि शक्ति कम हुई और उसको हरा के दूसरा बंदा आ जाएगा। ठीक है, वो लोगों के लिए नियम बनाता था अपने राज्य को चलाने के लिए। लेकिन लोगों को आलोचना का अधिकार नहीं था क्योंकि भैया वो अपनी शक्ति को, जो शासक है, वो कम नहीं करना चाहेगा और शासक कभी जवाबदेह नहीं होता था। शासक की शक्ति बढ़ती थी तो वो और बड़ा राज्य जो है वो जीत लेता था। मतलब इस राज्य में जब हम इस राज्य की बात करेंगे, ये तो हो गया ए लोकतंत्र। ये बी राज्य की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर शासक अपनी शक्तियों का ख्याल रखेगा, लोगों का नहीं रखेगा। ठीक है, लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो इस बात से हमें क्या समझ आता है कि हमारे देश में जो अगर हम चुनाव के जरिए अपने शासकों को चुनते हैं तो ये चुनाव की प्रक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यदि शासकों का जो चुनाव किया जाए तो वो ठीक से किया जाना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है, तो चुनाव होना बहुत जरूरी है। यदि कहीं ये जो शासक हैं वो चुनाव की व्यवस्था में, चुनाव की व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे चुनाव करवाने का जो तरीका होता है उसमें यदि कोई बदलाव कर देते हैं तो क्या होगा, वो हमेशा अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं। जैसे कोई भी शासक है वो ये नहीं चाहेगा कि उसको हटा दिया जाए, वो हमेशा अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। देखिए मैंने ये बात आपको क्यों समझाई है, क्योंकि ताकि अपना बेस जो है बन पाए और अपने को स्टोरी की तरह समझ आ पाए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारी चुनाव व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी तो क्या होगा। देखिए एक एग्जांपल यहाँ का लेते हैं। 12th क्लास की ये बुक है, 12th क्लास की बुक का 2nd चैप्टर है। मैक्सिको में एक पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी ने ना क्या किया, 1929 में जो है इस पार्टी की स्थापना हुई और इस पार्टी ने मैक्सिको को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जैसे हमारे देश में कांग्रेस ने किया था। ठीक है, इस पार्टी में भी जो है राजनेता, सैनिक नेता, मजदूर नेता, किसान संगठन, सभी तरह के लोग थे। इस पार्टी का संस्थापक जो था, जिसने इसकी स्थापना करी थी, उसका नाम था प्लूटार्को इलियास कैलस। इसने क्या करा, जब आजाद हो गया देश मैक्सिको, उसके बाद इसने क्या करा, उस पार्टी पर अपना कब्जा कर लिया और जो भी चुनाव होते थे इसने चुनाव के नियमों में बदलाव कर लिया। ठीक है, चुनाव के नियमों में बदलाव कर दिया। जब भी कोई चुनाव होते थे तो हमेशा पीआरआई ही जीतती थी। तो भाई अब आप समझिए कि यहाँ पर इस शासक ने क्या किया, सारी शक्ति अपने हाथ में रख ली, लोगों की के अधिकारों से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। मतलब शुरुआत में लोकतंत्र स्थापित किया गया और बाद में जो है तानाशाही आ गई। तानाशाही मतलब शासक ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और फिर 2000 में जो है इस शासक को हटाया गया और बाद में जो है यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया गया। मतलब करीब 60 सालों तक जो है ये शासक रहा। तो अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो इस पूरे को चुनाव को कराना, अपने शासकों को चुनने के लिए जो चुनाव करवाना, अलग अलग नियमों पर और अलग अलग व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। नियम तो आप समझते हैं कि किस तरह से चुने जाएंगे। व्यवस्था का मतलब होता है कि चुनाव को कैसे कराया जाएगा, चुनाव की तारीख कब होगी, चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। जैसे कि देखिए चुनाव कौन लड़ेगा और कौन लोग जो है चुनाव में भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं। चुनाव का परिणाम भी इस पर निर्भर करता है कि हमने नियम कैसे बनाए हैं और ये भी डिपेंड करता है कि हमारा एम्पायर कैसा है। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे अगर ए टीम और बी टीम में जो है कोई मैच होने वाला है, ए टीम स्ट्रॉन्ग है या बी टीम स्ट्रॉन्ग है, इस बात का जो निर्णय है वो बाद में होगा। लेकिन पहले ये देखना है कि जो मैच है क्या वो एम्पायर ठीक से करवा रहा है। तो अगर मान लो ए पार्टी और बी पार्टी में चुनाव होना है, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनाव के नियम पहली बात है ठीक होने चाहिए और जो बंदा चुनाव करवा रहा है उसके ऊपर विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे देश में चुनाव कौन करवाता है, हमारे देश में चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, जिसकी व्यवस्था हमने अपने संविधान में की हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर चुनाव की मशीनरी, चुनाव करवाना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। ठीक है, आगे जानने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में जो है हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। संवैधानिक प्रावधानों का मतलब होता है जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, संविधान में बताया गया है कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव कौन कराएगा और चुनाव कराने के तरीके क्या होंगे, मेथड क्या होंगे। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें काफी सारी बातों के बारे में पता चलेगा। पहली बात तो ये है कि चुनाव की अलग अलग विधियां कौन सी होती है, मतलब विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से चुनाव कैसे कराए जाते हैं। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि अपने देश की चुनाव व्यवस्था कैसे काम करती है। तीसरी बात हम ये जानेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधान का महत्व क्या है। मैंने जिस बारे में अभी आपको बताया कि स्वतंत्र चुनाव कराना जरूरी है, सभी लोग भाग ले सके, सभी लोग वोट डाल सके। चौथी बात चुनाव सुधार। इतने सालों में जो है चुनाव में कुछ करप्शन देखने को मिल रहा है, तो उसमें सुधार करने वाली जो बहस है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये बात करते हैं चुनाव और लोकतंत्र की। देखिए ऊपर जो हमने पूरी की पूरी स्टोरी समझी है वो इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड थी। देखिए हमने अभी ये जाना कि चुनाव होना कितना इंपॉर्टेंट है और चुनाव करवाने वाली संस्था का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। यदि चुनाव के नियम बदल दिए जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर की जो शुरुआत है हम जो है पहले हम ये करते हैं 2 प्रश्नों से। पहला प्रश्न ये है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस करा कि लोकतंत्र में हम अपने शासकों का चुनाव करते हैं और ये शासक हमारे द्वारा चुने जाते हैं और ये हम पर जो है क्या करते हैं, शासन हमारे ऊपर जो है रूल करते हैं, शासन करते हैं, हमारे लिए नियम बनाते हैं। तो बिना चुनाव के हम इन शासकों को कैसे चुनेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा प्रश्न है क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। देखिए बिना लोकतंत्र के चुनाव तो होते हैं लेकिन वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। हम इस बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे।
ठीक है, हाँ बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं हो सकते हैं, तो इस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है कि क्या बिना चुनाव के, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि क्या जो बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, इस बारे में हम आंसर देते हैं। देखिए, कोई भी निर्णय जो होता है लोकतंत्र में, उस निर्णय को लेने में नागरिक जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोकतंत्र है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए पहले क्या होता था, लोकतंत्र में लोग जो है डायरेक्टली भाग ले रहे हैं अपने शासन में, जो है अपने शासकों को चुनने के लिए। अब प्रत्यक्ष का मतलब होता है एक छोटा सा राज्य है, वहाँ एक छोटा सा राज्य है, छोटे से राज्य में जो है 2-3 हजार की जो है पॉपुलेशन है, वहां पर लोग जो है अगर कोई भी निर्णय लेना होता है तो डायरेक्टली जो है उसमें भाग लेते हैं। अपना एक राजा चुन रखा है, महीने में हफ्ते में जब भी है कोई डिसीजन लेना होता है तो वो राजा बता देता है, वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और निर्णय ले लेते हैं। मतलब इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे तौर पर जनता जो है वो निर्णय ले रही है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं, अब उस समय देखो एक छोटे से राज्य में 2-3 हजार लोग हुआ करते थे तो लोग निर्णय ले लेते थे। लेकिन जब मैं बात करूं पूरे राज्य में, जैसे दिल्ली एक राज्य है, यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, अगर दिल्ली के लिए कोई निर्णय लेना है तो वो कैसे लेंगे, वो तो भाई सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है, हम अपने क्या चुनते हैं, प्रतिनिधियों को जो है हम चुनते हैं। मतलब एक ऐसे लोग जो हमारी तरफ से चुने जाएंगे और वो जाएंगे विधानसभा में और वो हमारे लिए निर्णय लेंगे दिल्ली के लिए। इस बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, घबराइएगा मत अगर नहीं समझ आया, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं कि कोई भी निर्णय लेने में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से हमेशा भाग नहीं ले सकते, इसलिए लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है और वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसलिए चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, जब हम भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे ध्यान ये जाता है कि इतने बड़े देश को जो है हम उसमें चुनाव कैसे कराएंगे, क्योंकि इतने बड़े देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जहां पर जो है हमें चुनाव कराने होते हैं और यहाँ पर जो है हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसीलिए हम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर जो है मैंने आपको बताया था। हमने ये देखा कि जहां पर लोग डायरेक्टली अपने जो कानून बनाने में, कोई भी कानून बनाया जाता है अगर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यदि वो जो लोग हैं अगर अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं, मतलब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले रहे हैं, तो उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधियों के माध्यम से कैसे, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना, वो हमारी तरफ से निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो मतलब इसमें आगे भी बात करते हैं। देखिए, अभी जो है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ चलता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप समझ चुके हैं। देखिए, जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, जैसे हमारे गांव की जो सरकारें हैं, जैसे ग्राम सभा होती है, वहां पे प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र चलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रजातंत्र का मतलब एक ही होता है, ठीक है। कैसे, एक छोटा सा गांव है, गांव की संख्या बहुत कम है, अगर वहां पे कोई भी निर्णय लेने है तो वहां की ग्राम सभा निर्णय ले सकती है। लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या हो लोगों की, एक स्टेट में 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली के, यूपी में जो है वो करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर लोगों से कैसे निर्णय लेंगे। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है वहां का शासन चलाते हैं। इस बारे में आगे बात करते हैं। ऐसी व्यवस्था में जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारे देश का शासन और प्रशासन चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा शासन और प्रशासन इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना, वो हमारे लिए कानून और नियम बनाएंगे। हमने जस्ट सपोज मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हमारे यहाँ पर 70 एमएलए हैं, ठीक है। अब दिल्ली को चलाने के लिए हमने 70 एमएलए चुना, वहां पे उन्होंने सरकार बनाई और कानून बनाया, तो क्या 70 के 70 एमएलए उस कानून को लागू करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो उसमें हमने क्या करा, मतलब वहां पर जो है ये जो 70 एमएलए हैं, यहाँ पर उनको जो है अधिकारी चाहिए होंगे उस निर्णय को लागू करने के लिए, उस शासन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको कहा जाता है प्रशासन। तो उसमें जो है ऐसी व्यवस्था में नागरिक जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और देश के शासन और प्रशासन को चलाने में वो सक्रिय भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की जो विधि है उसी को चुनाव कहा जाता है, कि हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना, उसी को तो चुनाव कहा जाता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की हमारी बहुत सीमित भूमिका है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्टली तो किसी भी निर्णय में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हमारी बहुत सीमित भूमिका है। जो नागरिक हैं वो इस जो नीतियां बनाते हैं, जो ये कानून बनाते हैं हमारे प्रतिनिधि, उसमें हम जो है बिल्कुल सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। हमने हमारे जैसे हर राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है, विधान सभा,
सभा का मतलब होता है इकट्ठे, एक लोगों का जमावड़ा जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। विधानसभा का मतलब होता है ये लोग इकट्ठे होंगे और विधान बनाएंगे। विधान का मतलब होता है कानून, ठीक है। या हमारे पूरे देश के लिए यदि कानून बनाना है, ये तो एक राज्य के लिए होती है, अगर देश के लिए बनाना है तो क्या होगी, संसद। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इस बारे में हम अगले चैप्टर्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर नागरिक तो सीधे तौर पे भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन नागरिक जो है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के जो माध्यम से जो है वो भाग लेते हैं। तो सेकंड प्रश्न जो है, पहले प्रश्न की तो हमने क्या बात की थी, पहला प्रश्न ये कहा था पहले प्रश्न में कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? जी बिल्कुल नहीं रह सकता। दूसरा प्रश्न कहता है कि बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? तो इस बारे में हम अभी बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको ना इस सेकंड प्रश्न को आंसर देने से पहले जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं उसकी तरह से आपको बताता हूं। देखिए, अपने इस एग्जांपल में देखते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ, एक पार्टी है, पार्टी जो है मतलब वहां पर वो चुनाव लड़ रही थी। वहां के जो संस्थापक था प्लूटार्को इलियास कैलस ने इस पार्टी पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। इस पार्टी ने क्या करा, जो चुनाव के नियम है उन्हीं में बदलाव कर दिया। हर साल चुनाव तो होते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, हर साल चुनाव तो हर साल नहीं, हर 5 सालों के बाद चुनाव तो हो रहे थे, लेकिन हर चुनाव में ये जो पीआरआई है, जो इसकी पार्टी है प्लूटार्को इलियास कैलस की, इसकी पार्टी ही जीतती थी। इसका मतलब है चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहे हैं, मतलब लोग उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, लोगों वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हम जो है ये देखते हैं। देखिए, अब इसमें हम सेकंड प्रश्न जो है उसको हम यहाँ पर इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। देखिए, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं, जैसे चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना में ना 1 पार्टी सिस्टम है। देखिए, पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहां पर जिस देश में अलग अलग देश में अलग अलग पार्टीज होती हैं। पार्टी सिस्टम ना जो है 3 तरह का होता है, एक तो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। 1 पार्टी सिस्टम में एक ही, उस देश में एक ही पार्टी होती है, जैसे चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टी होती हैं उस देश में, जैसे कि अमेरिका, यूएसए में सिर्फ 2 पार्टी हैं, ठीक है, रिपब्लिक और जो है डेमोक्रेट्स। तीसरा होता है मल्टी पार्टी, जहां पर 1 से 2 से ज्यादा पार्टी हो, ठीक है। 2 से ज्यादा मतलब मल्टी पार्टी, हिंदी में बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। जैसे भारत में क्या है, जो है आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, अलग अलग तरह की हजारों पार्टीज हैं, 1-2 नहीं, हजारों पार्टीज हैं। तो अब क्या होता है कि चाइना में एक ही पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है, लोग वोट देने जाते हैं, ठीक है, लोग जो है वोटिंग करते हैं, वोट देने जाते हैं। वहां पर एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है प्रेसिडेंट का, एक कैंडिडेट मान लो खड़ा है पीएम का। लोग जो है जाते हैं, वोट करते हैं, उसी प्रेसिडेंट को वोट करते हैं और कमाल की बात है वो प्रेसिडेंट जीत जाता है, ठीक है। इसका मतलब है चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों के हाथ में पावर नहीं है ना, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरे को भी चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते। तो लोग, काफी सारे गैर लोकतांत्रिक देश हैं जहां पे चुनाव होते हैं, लेकिन वहां पर वो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक खुद को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए जो है चुनाव कराता रहता है। जैसे हमने वहां पर देखा था, पीआरआई जो मैक्सिको में पार्टी थी, वो चाहता तो वो चुनाव नहीं कराता तो भी शासन कर सकता था, लेकिन वो अपने आप को ये दिखाना चाहता था कि वो लोकतांत्रिक है, इसलिए वो जो है वो चुनाव कराता था। तो आपको ये बात समझ आ गई हो। देखिए, हम इसी बात पर हम ये बात करते हैं कि संविधान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संविधान में वो सभी बातें दे रखी होती हैं कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे होंगे। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के कुछ मूलभूत नियम बनाता है। हमारे संविधान में ही वो सारे चुनाव कैसे होंगे, कौन करवाएगा, ये सारे नियम जो है हमारे संविधान में ही लिख दिए जाते हैं। अच्छा, ये मूलभूत जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम जानते हैं। पहली बात तो यह है कि कौन मत देने के योग्य है, मतलब जो वोट है वो कौन कौन करेगा। हमारे देश में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है, मतलब सभी लोग वोट दे सकते हैं जो भी 18 साल से ऊपर हो। कौन कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, मतलब कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तीसरी बात है कि कौन चुनाव की देखरेख करेगा, यदि वो चुनाव करवाया जा रहा है तो उसका एम्पायर कौन होगा, देखरेख करने वाला कौन होगा। चौथी बात कि मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, ये जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, जो मत दे रहे हैं, वो अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, इसकी पूरी मेथड बताया जाता है। पांचवा जो है मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। मतगणना का मतलब होता है कि वोटों की गिनती कैसे होगी, कहीं गिनती में कोई हेरफेर हो गई तो, और प्रतिनिधियों का चुनाव हम कैसे करेंगे। ये पांचों सवालों का जवाब जो है हमारा संविधान देता है। बाकी अन्य लोकतांत्रिक जो संविधान है
उसी की तरह जो है हमारा संविधान भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। जैसे हमने ऊपर के जो है 3 प्रश्नों की अगर हमने बात करी है, ऊपर का पहला प्रश्न जो है कौन मत देने के योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है और चुनाव की देखरेख कौन करेगा। जब ये 3 चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि भाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम कैसे करा सकते हैं, मतलब मत कौन देगा, चुनाव कौन लड़ेगा और चुनाव की देखरेख कौन करेगा। इसका मतलब है एक ऐसी बॉडी चाहिए जैसे कि इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग, ठीक है ना। एक इंग्लिश में इसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं चुनाव आयोग को, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो चुनाव आयोग है ये चुनाव कराएगा, तो ये जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव कराएगा कि भाई सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं, सभी लोग वोट दे सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। और निष्पक्ष चुनाव कराएगा कि जितनी भी पार्टी चुनाव लड़े वहां पर जो है किसी का भी पक्ष नहीं लिया जाएगा। इसे ही लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है, ठीक है। बाकी जो 2 प्रश्न है कि मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे और मतदाता गणना कैसे होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, ये जो है न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जो प्रतिनिधित्व है, जो लोग हमारी तरफ से चुने जाएंगे वो कितने न्यायपूर्ण होंगे उसके बारे में बात करेंगे हमारे। भारत में चुनाव व्यवस्था, देखिए अभी हमने ये जो बात करी कि पूरे देश में चुनाव होना क्यों जरूरी है और चुनाव कराने वाला जो है कितना निष्पक्ष है वो क्यों जरूरी है। तो एक व्यवस्था की जरूरत होगी पूरे देश में चुनाव कराने के लिए। हमारे यहाँ हर 5 सालों के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर 500 सालों के बाद जो है राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। तो उन चुनाव कैसे होंगे, अलग अलग विधियां क्या होंगी, व्यवस्था क्या होगी। व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं कि देखिए जैसे चुनाव कराने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होंगी। पहली बात है जो लोग जो है उसमें मतदान देंगे, जैसे लोग जो है जो वोट करेंगे वो कौन कौन होंगे लोग। पहली बात तो ये है लोग मतदान जो करेंगे वो कौन होंगे, जिन पार्टियों को जो चुनेंगे वो लोग कौन होंगे। वो जो जैसे पॉलिटिकल पार्टी है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके चुनाव चिन्ह अलग अलग होते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी जो है चुनी जाएंगी। तीसरी बात जो है उसमें कौन कौन लोग चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव कब होगा, चुनाव होने के बाद जो है वो वोटों की गिनती कब होगी। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सारी की सारी चुनाव व्यवस्था के अंदर आती है। देखिए चुनाव कराने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं और ये भी बताया जा सकता है कि भैया देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस चुनाव को कराने के लिए प्राधिकार और नियम जो है जो होते हैं वो किसके पास होते हैं। जैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के पास ये प्राधिकार है चुनाव करवाने का, ठीक है। तो क्या यही सारी चुनाव व्यवस्था है। आपको इस बात को जान के हैरानी नहीं होगी कि इन सभी छोटी छोटी बातों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत थी। देखिए सिंपल सी बात यह है कि चुनाव जो होते हैं उनको कैसे कराया जाएगा ये बहुत बड़ी बात होती है। चुनाव को कैसे कराया जाएगा, यदि ये कैसे को बदल दिया जाए, मतलब इस नियमों में बदल दिया जाए इन नियमों को, तो क्या होगा चुनाव जो है उसका पासा ही पलट जाता है। मतलब चुनाव कोई और जीत रहा होता है और दूसरा बंदा जीत जाता है, ठीक है ना। मतलब नियम चुनाव के होना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, देखिए लोकतांत्रिक चुनावों में जनता वोट देती है, ठीक है, और उसकी इच्छा ही ये तय करती है कि चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन कई बार क्या होता है सिर्फ चुनाव का मतलब यही तो नहीं होता कि लोग जाते हैं वोट दे देते हैं। लोकतंत्र में चुनाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब जैसे सपोज कि आप किसी सरकार को पसंद नहीं करते हो, आप सरकार को कुछ सीधे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, आप अपने वोट के माध्यम से बताते हो कि भैया आपको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन ही तो है। लोकतंत्र में जो है लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं चुनाव के माध्यम से। तो चुनाव के नियम क्या होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नियम ऐसे भी होते हैं ना जो कि बहुत बड़े दलों को फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए बड़े दलों का मतलब ये होता है कि बड़ी पार्टीज को जो है कुछ नियम से लाभ हो सकता है। दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको डिस्कशन पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।